हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग देखा था हम लोगों ने कि केमिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर हम लोग पढ़ रहे थे। फिजिकल पढ़ के केमिकल के अंदर हार्डनेस तक का पढ़ा था हमने। अब हम केमिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर के अंदर हम क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोराइड भी क्या है। केमिकल पैरामीटर ही है, क्योंकि क्लोराइड केमिकल फॉर्म में ही होता है पानी के अंदर, तो इसलिए ये केमिकल पैरामीटर्स के कैटेगरी में ही आता है। तो क्लोराइड्स पानी के अंदर कैसे आता है? तो क्लोराइड्स आर जनरली प्रेजेंट इन वाटर इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। तो जो क्लोराइड होता है वो पानी में NaCl के फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड देयर कंसंट्रेशन above 250 mg पर लीटर प्रोड्यूसेस ए साल्टी टेस्ट इन ड्रिंकिंग वाटर। अगर आपका ड्रिंकिंग वाटर में, पीने वाले पानी में अगर सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन 250 mg पर लीटर से ज़्यादा हो गया, 250 mg पर लीटर से ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन हो गया सोडियम क्लोराइड का, तो आपको जो पानी है वो सॉल्ट टेस्ट उसका कैसा आएगा? सॉल्टी टेस्ट आएगा, खारा टेस्ट आएगा। तो पानी के अंदर क्लोराइड भी प्रेजेंट होता है। द क्लोराइड्स कैन बी मेजर्ड। अब क्लोराइड को आप मेजर कैसे कर सकते हो? वाई टाइट्रेटिंग द वाटर विथ स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट्स सॉल्यूशन यूजिंग पोटेशियम क्रोमेट एज इंडिकेटर। क्लोराइड को आप टाइट्रेट करोगे, क्लोरीन को आप क्लोराइड को टाइट्रेट कराओगे किसके साथ? सोडियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ। और सॉल्यूशन कौन सा यूज होगा? पोटेशियम क्रोमेट। तो पोटेशियम क्रोमेट यहाँ पे इंडिकेटर का काम करेगा। तो ये लैब टेस्ट है कि क्लोराइड को आप मेजर कैसे करोगे। तो लैब में आपको पता लगेगा हाउ टू मेजर क्लोराइड्स इन सैंपल ऑफ वाटर। तो अगला जो हमारा केमिकल पैरामीटर्स आता है, देखो क्लोराइड्स का ये इमेज है। क्लोराइड आपको कुछ इस तरह का दिखता है। क्या है? साल्ट है, सोडियम क्लोराइड साल्ट ही है ये। तो पानी के अंदर साल्ट भी प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन कंटेंट, पानी के अंदर नाइट्रोजन भी आ सकता है। तो नाइट्रोजन का जो फॉर्म है अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। नाइट्रोजन इन वाटर में अकर इन वन और मोर फॉर्म। नाइट्रोजन एक ही रूप से रह सकता है या नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म में पानी में आपको मिल सकता है। फ्री अमोनिया कुछ हो सकता है। तो फ्री अमोनिया क्या है? नाइट्रोजन का ही एक फॉर्म है। या फिर एल्बुनॉइड एड नाइट्रोजन आपको पानी के अंदर मिलेगा, या नाइट्राइट मिलेगा, या नाइट्रेट। तो ये सब नाइट्रोजन का ही फॉर्म है, क्योंकि सबके अंदर नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन का जो कंटेंट है पानी के अंदर अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, अलग अलग रूप में पाया जाता है। फ्री अमोनिया, एल्बुनॉइड नाइट्रोजन, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। तो जो फ्री अमोनिया होता है पानी के अंदर वो क्या इंडिकेट करता है? वेरी फास्ट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो पानी के अंदर दो ही मैटर जनरली पाया जाता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हुआ, जो सड़ा गला ऑर्गेनिक मैटर, तो वेरी फास्ट स्टेज, तो जो ऑर्गेनिक मैटर अभी जस्ट सड़ा गला है, तो ऑर्गेनिक मैटर जो जस्ट अभी, मतलब जो पॉल्यूशन है वो रिसेंट पॉल्यूशन है, अभी अभी ऑर्गेनिक मैटर सड़ा ही है। तो वैसे केस में आपको पानी के अंदर आपको फ्री अमोनिया मिल जाएगा। वहाँ पर जो आपको अमोनिया, वहाँ पे जो आपको नाइट्रोजन मिलेगा वो फ्री अमोनिया के फॉर्म में मिलेगा। तो फ्री अमोनिया क्या बताता है? इंडिकेटिंग फ्रेश पॉल्यूशन। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है? सड़ गल के पानी को क्या करता है? पॉल्यूट करता है। तो जो फ्रेश पॉल्यूशन है पानी के अंदर, फ्रेश पॉल्यूशन, अभी अभी जो पॉल्यूशन आया है, तो वहाँ पे आप जब मेजर करोगे तो नाइट्रोजन का जो कंटेंट मिलता है वो फ्री अमोनिया के फॉर्म में मिलता है। तो फ्री अमोनिया, क्वेश्चन सीधा आता है कि फ्री अमोनिया किसको इंडिकेट करता है? तो फ्री अमोनिया फ्रेश पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। पानी के अंदर जस्ट अभी पॉल्यूशन आया ही है। दूसरा, एल्बुनॉइड नाइट्रोजन। एल्बुनॉइड नाइट्रोजन रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन वाटर बिफोर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हैज स्टार्टेड। तो जो एल्बुनॉइड नाइट्रोजन आपको पानी के अंदर कब मिलता है? जब ऑर्गेनिक मैटर का जब डिकम्पोजिशन होना शुरू ही हुआ है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन होने से पहले जो आपको नाइट्रोजन मिलता है वो उसको बोलते हैं एल्बुनॉइड। तो जब ऑर्गेनिक मैटर जस्ट डिकम्पोज हो गया, तो जब आप नाइट्रोजन जो पानी के अंदर मिलेगा वो होगा फ्री अमोनिया। और ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोज होने से पहले जो आपको पानी के अंदर नाइट्रोजन मिलता है वो एल्बुनॉइड होता है। तीसरा है नाइट्राइट। तीसरा क्या है? नाइट्राइट। तो केमिकल पैरामीटर्स को उतना लोड लेके नहीं पढ़ना है। तो जो सिलेबस में है मेनली हार्डनेस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। पानी का हार्डनेस क्या होता है, पानी का हार्डनेस कैसे निकालते हैं, पानी के हार्डनेस पर न्यूमेरिकल क्या आता है, तो हार्डनेस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। लेकिन
फिजिकल पैरामीटर्स और केमिकल पैरामीटर्स पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि पानी का आपको क्वालिटी पता करने के लिए जब हम पानी का ट्रीटमेंट करेंगे, पानी का जब ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, पानी के अंदर से जब हम पॉल्यूशन को बाहर करेंगे, जो इम्प्योरिटी है बाहर करेंगे, तब हमारा ये सब काम में आता है कि पानी के अंदर नाइट्रोजन कितना था, क्लोरीन कितना था। तो ट्रीटमेंट है हमारे सिलेबस में। तो ट्रीटमेंट करने से पहले हम ये तो जान लें कि पानी के अंदर प्रेजेंट क्या क्या है। पहले यही नहीं पता होगा कि पानी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, तो आप किसका ट्रीटमेंट करोगे, किसको पानी से बाहर करोगे। तो जो तीसरा कंटेंट था नाइट्रोजन का, वो नाइट्राइट के फॉर्म में हो सकता है। तो नाइट्राइट इंडिकेट द पार्टली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, वैसे ऑर्गेनिक मैटर जो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुए हैं, तो वैसे ऑर्गेनिक मैटर के अंदर हमको मिलता है नाइट्राइट मिलता है। तो जो और एंड द नाइट्राइट्स एंड द नाइट्राइट्स क्या बताता है, जो ऑर्गेनिक मैटर अभी डिकम्पोज पूरी तरह से नहीं हुए, पार्टली डिकम्पोज हुए हैं, तो वहाँ पे जो आपको नाइट्रोजन मिलेगा वो नाइट्राइट के फॉर्म में मिलेगा। और चौथा है नाइट्रेट्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुके हैं, मतलब और ऑक्सीडाइज हो चुके हैं, मतलब वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो गया है, मतलब पूरी तरह से वो डिकम्पोज हो गया है। तो वहाँ पे जो आपको नाइट्रोजन का कंटेंट मिलेगा वो नाइट्रेट का फॉर्म में मिलेगा। किसके फॉर्म में मिलेगा? नाइट्रेट के फॉर्म में। इट मीन्स द प्रायर पॉल्यूशन कंडीशन। इन तो चार चीज़ था, डिकम्पोज होने से पहले जो नाइट्रोजन मिलेगा वो एल्बिनोइड होगा, जस्ट डिकम्पोज हो गया, फ्रेश पॉल्यूशन है तो तब क्या बोलेगा फ्रेश पॉल्यूशन में क्या मिलता है? फ्री अमोनिया मिलता है। पॉल्यूशन होने के जस्ट पहले जो मिलता है एल्बिनोइड मिलता है। और पार्टली जब डिकम्पोजिशन हुआ है ऑर्गेनिक मैटर का तो नाइट्राइट मिलता है। और पूरा जब ऑक्सीडाइज हो चुका है ऑर्गेनिक मैटर, पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है, तब मिलता है नाइट्रेट। तो देखो, इन पोर्टेबल वाटर द फ्री अमोनिया, यानी पहला फ्री अमोनिया शुड नॉट बी मोर देन 0.15 ppm। तो जो क्या बोल रहा है, पोर्टेबल वाटर कैसे पानी को बोलते हैं? पीने वाले पानी को, जो स्वच्छ पानी है, स्वच्छ पानी के अंदर जो फ्री अमोनिया होगा वो 0.15 ppm से ज़्यादा होना चाहिए, 0.15 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 0.15 ppm। तो पोर्टेबल वाटर के अंदर जो फ्री अमोनिया है 0.15 ppm, ppm का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन बोले, या फिर इसको बोल सकते हो mg पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर, पार्ट्स पर मिलियन या मिलीग्राम पर लीटर। एंड द एल्बिनोइडल नाइट्रोजन शुड नॉट बी मोर देन, पोर्टेबल वाटर में एल्बिनोइडल नाइट्रोजन 0.3 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फ्री अमोनिया 0.15 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या बता रहे थे? अब नाइट्रोजन में रिमेन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट बट शुड नॉट बी मोर देन 45 ppm। 45 मिलीग्राम पर लीटर से जो नाइट्रेट का कंटेंट है, तो पहले क्या था? फ्री अमोनिया 0.15 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर एल्बिनोइड का क्या बताया है? एल्बिनोइड जो है 0.3 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पीने वाला पानी में, और मतलब पोर्टेबल वाटर में। और जो नाइट्रेट का कंटेंट है 45 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 45 mg पर लीटर, 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए? नाइट्रेट। पोर्टेबल वाटर में नाइट्रेट 45 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसका कंसनट्रेशन, नाइट्रेट का कंसनट्रेशन कहाँ है? अगर नाइट्रेट का कंसनट्रेशन मोर देन 45 mg पर लीटर आता है, 45 mg पर लीटर से ज़्यादा आ जाता है, तो ब्लू बेबी डिजीज काउज करता है। ये क्या काउज करता है? ब्लू बेबी डिजीज एक बीमारी है जो किसके अंदर होता है? इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर होता है ब्लू बेबी डिजीज। तो ब्लू बेबी डिजीज कैसा बीमारी है? कब होता है? जब नाइट्रेट का कंटेंट 45 ppm से ज़्यादा चला जाता है। तो वैसा पानी अगर बच्चा पिएगा तो उसके अंदर ब्लू बेबी डिजीज हो जाएगा। और ब्लू बेबी डिजीज में होता क्या है? एक्चुअली द नाइट्रेट्स एक्ट्स विथ द हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। जो नाइट्रेट होता है वो ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है उसके साथ जाके रिएक्शन कर जाता है, विच इम्पार्ट्स रेड कलर, जो कि कैसा कलर देता है?
रेड कलर। हेमोग्लोबिन का काम क्या है? पानी के अंदर रेड कलर देना। तो हेमोग्लोबिन का काम है ब्लड के अंदर रेड कलर। ब्लड के अंदर लाल कलर किसकी वजह से आता है? हेमोग्लोबिन की वजह से आता है। तो पानी में अगर नाइट्रेट का कंटेंट 45 mg पर लीटर से ज़्यादा हुआ तो ये जाके हेमोग्लोबिन से नाइट्रेट जाके रिएक्ट कर जाता है और क्या करता है? रिड्यूस द, और उससे क्या होता है? हेमोग्लोबिन का जो मात्रा है खून के अंदर वो कम कर देता है। तो उससे जो बेबी का जो स्किन है वो ब्लू पड़ जाता है। जो बच्चे का जो स्किन है, इन्फेंट्स को क्या बोल सकते हैं? बेबी भी बोल सकते हैं। तो बच्चे का जो स्किन है ब्लू पड़ जाता है। तो उससे क्या हो जाता है? उनका ब्लड इम्प्योर हो जाता है, ख़राब हो जाता है। एंड डज मेकिंग देम इल, और उससे बच्चा बीमार पड़ जाता है और एक्सट्रीम केसेस में बच्चे मर भी सकते हैं। तो नाइट्रेट का कंटेंट इसलिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये देखो ऐसा पड़ जाता है बच्चे का स्किन, जो बच्चे होते हैं। और इस बीमारी को ब्लू बेबी डिजीज भी बोल सकते हैं या मेथोग्लोबिनीमिया भी बोल सकते हो। तो मेथोग्लोबिनीमिया एक बीमारी है जब नाइट्रोजन का कंटेंट 45 mg पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है तब। और ये किस में होता है? इन्फेंट्स में, बच्चों में होता है ये बीमारी। अब है माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स। पहला हमने पढ़ा फिजिकल पैरामीटर्स, दूसरा पढ़ा केमिकल पैरामीटर्स पानी का, और तीसरा माइक्रोबायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो माइक्रोबायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि पानी के अंदर वैसा कोई भी बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए जो हमें बीमारी पैदा करते हैं। तो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए पीने वाले पानी में। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। जो हम पानी पीते हैं डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया उनके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को हम दूसरा नाम से जानते हैं। क्या दूसरा नाम है इनका? पैथोजेनिक बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया पानी के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया पीने वाले पानी के अंदर हो गया तो आपको बीमारी हो जाएगा। तो वही बोल रहा है माइक्रोबायोलॉजिकल ट्रीट पैरामीटर्स। सेफ वाटर इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ फॉर ह्यूमंस। जो सेफ वाटर है, मतलब सेफ वाटर को यहाँ पे क्या लिख सकते हो? अच्छा पीने वाला पानी, ड्रिंकिंग। तो सेफ वाटर बहुत ही ज़रूरी है। या प्योर वाटर, इसको लिख सकते हो प्योर वाटर इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ ऑफ ह्यूमन। जो प्योर वाटर है वो ह्यूमन के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कंटामिनेशन ऑफ वाटर विथ इन्फेक्टेड फेकल मटेरियल इज कॉमन इन एरियाज विथ पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन। तो बोल रहा है कंटामिनेशन, अगर पानी किसी तरह से कंटामिनेट हो जाता है, पानी में किसी वजह से पॉल्यूशन आ जाता है, तो उसको हमको क्या करना है? वो हमारे हाइजीन के लिए अच्छा नहीं है। मतलब पानी जो हमारा होना चाहिए साफ़ होना चाहिए बिल्कुल। द डिटर्मिनेशन ऑफ माइक्रोबियल क्वालिटी ऑफ वाटर इज एसेंशियल। इसलिए जो माइक्रोबियल क्वालिटी है पानी का उसको डिटरमाइन करना, उसको पता करना बहुत ही ज़रूरी है। सिंपल रूटीन टेस्टिंग, बहुत सारा टेस्ट किया जाता है माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी को पता करने के लिए। किस लिए पता करते हैं? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया तो पानी के अंदर नहीं है, या फिर वायरस तो नहीं है, फंगाई तो नहीं है, इट्सेट्रा। ये सब बैक्टीरिया क्या है? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, जिनको पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो ये सब माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स पानी के अंदर आता है। तो हमने 3 पैरामीटर्स पढ़ा हुआ पानी का, फिजिकल पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर्स और माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कॉमन इम्प्योरिटीज इन वाटर। पानी के अंदर कौन कौन से इम्प्योरिटीज हो सकते हैं? पानी के अंदर कौन कौन सा इम्प्योरिटीज हो सकते हैं? इम्प्योरिटी मतलब क्या? पानी को जो वैसे सब्सटेंस जो पानी को ख़राब करते हैं, पीने लायक नहीं बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इम्प्योरिटीज। तो वाटर व्हेन कम्स इनटू कांटेक्ट विथ एनी सब्सटेंस बिकम्स कंटामिनेटेड। जब पानी किसी भी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो पानी क्या हो जाता है? कंटामिनेट हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। मतलब पानी के अंदर प्रदूषण आ जाता है जब पानी किसी भी चीज़ से जाकर मिक्स होता है। तो दज वाटर इज टर्म्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसलिए पानी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मतलब पानी का जो प्रवृत्ति है वो सब चीज़ को अपने में घुलाने का प्रवृत्ति है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट नाम दिया गया है पानी को। तो इम्प्योरिटीज़ कैन बी क्लासीफाइड एज। पानी के अंदर कौन कौन से इम्प्योरिटीज़ हो सकते हैं? तो पहला है डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ का दूसरा नाम क्या है? केमिकल इम्प्योरिटीज। तो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज बोलो या केमिकल इम्प्योरिटीज बोलो। तो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज का दूसरा नाम है केमिकल इम्प्योरिटीज। तो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज क्या क्या हो सकते हैं? मिनरल साल्ट, पानी के अंदर मिनरल साल्ट घुले रह सकते हैं, या गैस। आपको पता कि पानी के अंदर गैस भी होता है। तो जो मिनरल साल्ट हैं, मिनरल साल्ट और गैस हैं, ये डिजॉल्व इम्प्योरिटीज के कैटेगरी में आते हैं। तो इनको, और दूसरा सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। सस्पेंडेड पैरामीटर्स में हमने पढ़ा था, केमिकल पैरामीटर्स में सस्पेंडेड पैरामीटर्स पढ़ा था।
तो सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से जो इम्प्योरिटीज आता है पानी के अंदर, जो गंदगी आता है, उसको बोलते हैं सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। तीसरा है कोलॉइडल इम्प्योरिटीज, कोलॉइड के फॉर्म में पानी के अंदर रहते हैं। और चौथा है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोस्कोपिक इम्प्योरिटी। तो पिछले जितना भी पैरामीटर्स अगर आपको समझ में आएगा तो सेम वही है, इम्प्योरिटीज़ भी पैरामीटर्स के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। तो जितने भी अभी हमने पैरामीटर्स पढ़ा, सबके ऊपर पानी, सबके वजह से पानी में क्या आता है, इम्प्योरिटीज आता है, पानी खराब होता है, साफ गंदगी आता है। तो एक एक करके हर इम्प्योरिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हमने क्या पढ़ा, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। तो वाटर ऑफ स्प्रिंग और वेल कंटेन्स डिजॉल्व इम्प्योरिटी। तो वैसे पानी जो स्प्रिंग या कुएं से आते हैं, स्प्रिंग क्या होता है, नेचुरल ग्राउंड सरफेस, ये हमारा, और ग्राउंड के नीचे ये ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे क्या होता है, पानी। तो ग्राउंड के का पानी नेचुरली अगर ऊपर आना शुरू हो जाए बिना ट्यूबवेल वगैरह के, तो वैसे पानी को हम बोलते हैं स्प्रिंग वाटर। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वाटर। तो ग्राउंड का पानी अपने आप अगर ग्राउंड के ऊपर आना शुरू हो जाए तो उस केस में पानी को बोलोगे आप स्प्रिंग। क्या बोलोगे, स्प्रिंग। और वेल, तो जो स्प्रिंग का वाटर होता है या कुएं का पानी होता है, उसके अंदर डिजॉल्व इम्प्योरिटीज होते हैं। कैसे इम्प्योरिटीज होते हैं, डिजॉल्व, जो उसमें घुले हुए रहते हैं। तो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज किसकी वजह से आएगा, मिनरल साल्ट। मिनरल साल्ट कौन सा होगा पानी के अंदर, बाइकार्बोनेट होगा, सल्फेट होगा, या क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो जो मिनरल साल्ट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, या तो बाइकार्बोनेट हो सकते हैं, या सल्फेट हो सकते हैं, या क्लोराइड हो सकते हैं, या कैल्शियम या मैग्नीशियम। क्लोराइड किसके, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, या फिर सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, या फिर क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये सब जो साल्ट हैं, ये इनको कहते हैं मिनरल साल्ट। और मिनरल साल्ट, इनका नाम क्या पड़ा, दिस साल्ट्स मेक द वाटर हार्ड। और अगर ऐसे साल्ट अगर पानी के अंदर प्रेजेंट है, साल्ट का मतलब क्या, नमक। तो अगर सोडियम क्लोराइड आ गया, कैल्शियम क्लोराइड आ गया, तो क्या होगा, पानी हार्ड हो जाएगा। तो दिस साल्ट, वैसे साल्ट क्या करते हैं, पानी को हार्ड बना देते हैं। पानी को हार्डनेस ऑफ वाटर में देखा था हमने फिजिकल पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर्स में पानी हार्ड क्यों होता है। तो अगर कोई इस तरह का बाइकार्बोनेट साल्ट आ जाता है तो पानी को हार्ड बना देता है। और ये बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आए कहाँ से, कम इन वाटर व्हेन इट पासेस थ्रू द रॉक्स ऑफ डोलोमाइट और लाइमस्टोन। जब पानी ज़मीन के नीचे रहता है, तो ज़मीन के नीचे क्या है, बहुत सारा रॉक है, रॉक के लेयर से पानी होकर पास होकर जाता है। तो रॉक के अंदर जो मिनरल प्रेजेंट हैं, जो खनिज लवण प्रेजेंट हैं, तो रॉक से पानी होकर गुजर रहा है, तो रॉक का जो खनिज लवण है वो पानी में आकर घुल जाते हैं। इस वजह से पानी के अंदर मिनरल साल्ट प्रेजेंट होता है। तो रॉक कौन कौन का सा हो सकता है, डोलोमाइट हो सकता है या लाइमस्टोन हो सकता है। द अदर डिजॉल्व इम्प्योरिटीज आर साल्ट्स ऑफ सोडियम। और भी दूसरे इम्प्योरिटीज क्या हो सकते हैं, सोडियम के साल्ट क्या बोलते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम के साल्ट भी हो सकते हैं, या आयरन एंड मैग्नीज के साल्ट हो सकते हैं। तो ये सब कैसे इम्प्योरिटीज हैं, ये सब डिजॉल्व इम्प्योरिटीज हैं, और ये मिनरल्स साल्ट कहलाते हैं। तो गैसेस भी क्या है, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। पानी के अंदर गैस क्या है, घुला हुआ है। तो पानी के अंदर सबसे ज़्यादा जो कौन सा गैस मोस्टली डिजॉल्व होता है, तो अगर क्वेश्चन आया कि विच गैस इज मोस्टली डिजॉल्व इन वाटर, तो आंसर होगा ऑक्सीजन। पानी के अंदर ऑक्सीजन का जो कंटेंट होता है ऑक्सीजन गैस का सबसे ज़्यादा होता है गैस के कंपेरिजन में। गैस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है या हाइड्रोजन सल्फाइड ज़्यादा होता है, तो क्या ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीजन। पानी के अंदर सबसे ज़्यादा घुलनशील गैस है ऑक्सीजन। अदर गैसेस जनरली प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड। और भी पानी के अंदर कौन कौन सा गैस प्रेजेंट हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग। जैसा सराउंडिंग है, जैसा इन्वायरमेंट है, पानी जिस इन्वायरमेंट में रहेगा वैसा ही उसके अंदर गैस आएगा। तो अब आपको पता होगा कि बोलते हैं पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस है। कैसे पता करोगे, पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस है। अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस नहीं होगा तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, क्या वो पानी के अंदर रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं पानी के अंदर तभी रह पाते हैं जब पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस घुला हुआ रहता है। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस रहेगा तभी एक्वेटिक एनिमल्स पानी के अंदर। अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हमारा पानी पीने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पानी हमें ऑक्सीजन भी प्रदान करता है। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस सबसे ज़्यादा होता है। अब है सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। पिछले लेक्चर में ही बता चुके हैं सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज किसके वजह से आता है। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज जो सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, जो घुलते नहीं हैं पानी के अंदर। और ये किससे आते हैं, क्ले से आते हैं, मड से आते हैं, एल्गी से आते हैं, फंगाई से आते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो फैक्ट्री का से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है,
वो सब आके कहाँ घुल जाता है? पानी में। फैक्ट्री, जो भी तुम्हारा फैक्ट्री होगा आसपास तुम्हारे शहर में, तो उसका जो भी वेस्ट मटेरियल आता है आखिरकार घुल जाता कहाँ है? नदी में जाता है। तो नदी में क्या है? पानी। तो जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है वो सब पानी में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ प्रदान करते हैं। तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ क्या है? पानी का एक इम्प्योरिटीज़ ही है। किसकी वजह से आता है? क्ले से आता है, मड से आता है, फंगाई, अलगी, इंडस्ट्रियल वेस्ट और ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या हो सकते हैं? वेजिटेबल हो सकते हैं, एनिमल मैटर हो सकते हैं। रिवर वाटर मेनली कंटेन्स सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। तो रिवर वाटर के अंदर आपको सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि रिवर वाटर के अंदर ही ये सब इम्प्योरिटीज आके घुल मिलते हैं। अब है कोलॉइडल इम्प्योरिटीज। अदर वाटर इम्प्योरिटीज दैट में बी प्रेजेंट आर कोलॉइडल इम्प्योरिटीज, कोलॉइडल मैटर विच एग्जिस्ट इन वेरी फाइनली डिवाइडेड स्टेट। तो जो कोलॉइडल इम्प्योरिटीज होते हैं, इनका जो साइज होता है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज से भी बहुत कम साइज का होता है। इसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, अपने क्या बोलते हैं, नग्न आँख से आप इसको नहीं देख सकते हो। कोलॉइडल इम्प्योरिटीज बहुत ही छोटे, वेरी फाइन पार्टिकल होते हैं। जो कोलॉइडल इम्प्योरिटीज होते हैं पानी के अंदर आपको नेकेड आई से नहीं देखना। अगर पानी के अंदर आपको कोलॉइडल इम्प्योरिटीज को देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया इज इन द फॉर्म ऑफ कोलॉइडल इम्प्योरिटी। अगर ऑर्गेनिक मैटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया आपको दिखेगा पानी के अंदर आँख से? नहीं दिखेगा, आपको उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो कोलॉइडल इम्प्योरिटीज बहुत ही वेरी फाइन डिवाइडेड इम्प्योरिटीज होते हैं जो पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब है लास्ट, आज का टॉपिक का लास्ट, पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या पानी में देते हैं, बीमारी देते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्कोपिक इम्प्योरिटीज। और ये भी इम्प्योरिटीज आपको दिखेगा नहीं आँख से, इसको भी आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, इसलिए इस इम्प्योरिटी का नाम है माइक्रोस्कोपिक इम्प्योरिटीज। तो वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा ऑल्सो इंटर इनटू वाटर बॉडीज थ्रू सीवेज एंड अदर वेस्ट। तो ये सब जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये माइक्रोस्कोपिक इम्प्योरिटीज हैं जो कि पानी के अंदर कहाँ से आते हैं? सीवेज के थ्रू आते हैं। सीवेज किसको बोलते हैं? सीवेज बोलते हैं नाली का पानी। जो तुम्हारा नाली का पानी है उसको बोलते हैं क्या? सीवेज बोलते हैं। और भी अदर वेस्ट से ये पैथोजेनिक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, बीमारी पैदा करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये पानी के अंदर आ जाते हैं। तो थैंक यू क्लास, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर ही जो हमारे सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर को हम और ज़रा एक्सप्लेन के साथ अच्छे से पढ़ेंगे। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे आता है पानी के अंदर, हार्डनेस ऑफ वाटर के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे कैलकुलेट, न्यूमेरिकल अगर आया तो कैसे बनाएंगे। तो हार्डनेस ऑफ वाटर अगले क्लास में हम लोग देखते हैं। आज के लिए आप यहाँ तक पढ़िए। धन्यवाद।